हाय, मेरा नाम है चार्ली और आपका इस चैनल पर स्वागत है। ऐसी कहानियां हैं जो दिमाग हिला दें। सब्सक्राइब कर दो, वरना अगली कहानी नहीं मिलेगी। बस अब कहानी शुरू करते हैं। प्रशांत दीक्षित को गिरफ्तार हुए 3 दिन हो गए थे। विक्रम सर रोज थाने जाते, उससे पूछताछ करते और हर बार खाली हाथ लौटते। मैंने पहली बार उन्हें इतना निराश देखा था। उनकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो हर रहस्य सुलझने से पहले आती थी, बल्कि एक गहरी चिंता थी कि कहीं हमने कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी। मैंने एक दिन पूछ ही लिया, सर, क्या आपको लगता है प्रशांत ने हत्याएं की हैं? विक्रम ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। उसके हाथों पर फिनोल के दाग थे। उसकी फैक्ट्री का बैक्टीरिया सभी पीड़िताओं पर मिला। वो केमिकल इंजीनियर है। क्लोरोफॉर्म, बोरिक एसिड, ग्रीस सब उसकी पहुंच में है। मगर क्या? मगर उसके पास कोई मकसद नहीं है। उसने अपने बातों में कभी किसी महिला से नफरत नहीं जताई। वो शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, और सबसे बड़ी बात, जब पहली हत्या हुई थी तब वो अपने बच्चे के जन्मदिन पर बेंगलोर में था। मैंने उसके होटल के बिल और सीसीटीवी देखे, वहां उसकी मौजूदगी साफ है। मैं चौंका। तो प्रशांत पहली हत्या के वक्त बेंगलोर में था? हाँ। तो वो नीतू को अंधेरी के लॉज में नहीं मार सकता था। इसका मतलब कोई और है जिसने उसके बैक्टीरिया को हमारे सबूतों में लगाया। कोई ऐसा जो उसकी फैक्ट्री में काम करता हो या उसकी लैब में आसानी से घुस सकता हो। विक्रम ने तुरंत मीरा सर को फोन लगाया। उन्होंने प्रशांत को रिहा करने का आदेश दे दिया। मगर तब तक हमारी गलती मीडिया में लीक हो चुकी थी। अखबारों के हेडलाइंस के फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने गलत आदमी को पकड़ा। विक्रम पर बहुत दबाव बना। पुलिस कमिश्नर ने उन्हें बुलाकर कहा, राठौर साहब, आपको इस केस से हटा दिया जाएगा अगर अगले 1 हफ्ते में कोई सुराग नहीं मिला। विक्रम ने कुछ नहीं कहा। वो सीधे ऑफिस आए और व्हाइट बोर्ड पर 5 हत्याओं को फिर से लिखा। उन्होंने प्रशांत के नाम पर क्रॉस लगा दिया। मैंने पूछा, अब क्या? अब हम असली हत्यारे की तलाश शुरू करते हैं, और इस बार हम सबूतों पर नहीं, मकसद पर फोकस करेंगे। उन्होंने 5 पीड़िताओं की निजी जिंदगी खंगालनी शुरू की। मैंने फाइलें खोली। नीतू शर्मा, स्वाति जोशी, तीसरी महिला जिसका नाम बाद में पता चला सोनल मेहता, रिया भट्टाचार्य, और 5वीं महिला जिसका नाम था प्रिया सिंघल। 5 अलग अलग प्रोफेशन, अलग अलग इलाके, अलग अलग सामाजिक तबके। एक चीज जरूर कॉमन थी, सभी अविवाहित और अकेले रहने वाली। पर इतने शहर में ऐसी हजारों महिलाएं हैं, ये काफी नहीं था। विक्रम ने सुझाव दिया, डेटिंग ऐप का डेटा देखो। पुलिस ने कंपनी से पूरे 3 महीने का डेटा मंगवाया था, शायद उसमें कोई कॉमन मैच हो। हमने उस डेटा को छाना। वहां हजारों नाम थे, लाखों मैसेज, पर एक नाम बार बार आ रहा था, रोहन। ये नाम सभी 5 महिलाओं के चैट हिस्ट्री में था। उसने हर महिला से बात की थी, हर महिला से डेट पर मिलने का वादा किया था। फिर बात अचानक बंद हो गई थी। पर उसकी प्रोफाइल पिक्चर थी एक लड़के की जिसका चेहरा आधा छिपा था। नाम था रोहन के। विक्रम ने कहा, यह हो सकता है, या हो सकता है किसी और ने उसी नाम का इस्तेमाल किया हो, पर अभी हमारे पास कुछ नहीं। तभी मीरा सर का फोन आया। विक्रम, प्रशांत को रिहा करने के बाद उसने मुझे एक बात बताई। उसकी फैक्ट्री में पिछले साल एक लैब असिस्टेंट को निकाला गया था। नाम था अरुण कुलकर्णी। उसने कथित तौर पर फैक्ट्री के केमिकल चुराए थे। प्रशांत ने उसकी शिकायत की थी। वो आदमी अभी भी मुंबई में रहता है, वर्सोवा इलाके में। विक्रम की आंखों में रोशनी आई। यही है, कोई जो फैक्ट्री तक आसानी से पहुंच सकता था, जो केमिकल समझता था, और जिसके पास प्रशांत से बदला लेने का मकसद था, क्योंकि उसने उसे नौकरी से निकलवाया था। चलो मिलते हैं उससे। अरुण कुलकर्णी वर्सोवा की एक गंदी गली में रहता था। मकान नंबर 7/15, दूसरी मंजिल। सीढ़ियां टूटी हुई थीं, दीवारों पर पानी के दाग थे। हम दोनों, विक्रम और मैं, उसके दरवाजे पर खड़े थे। मीरा सर बाहर ही रहीं ताकि अगर कुछ हो तो वो तुरंत अंदर आ सकें। दरवाज़ा खुला। सामने खड़ा था एक युवक, उम्र करीब 38 साल। पतला, ऊंचा, चेहरे पर बिना हिले हुए बाल, आंखों में अजीब सी खालीपन। उसने पहचानने की कोशिश की, फिर पूछा, कौन हो आप? विक्रम ने पहचान पत्र दिखाया। डॉक्टर विक्रम राठौड़, फॉरेंसिक सलाहकार। ये मेरे सहायक हैं, हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। अरुण ने एक पल हमें देखा, फिर दरवाज़ा खोल दिया। अंदर का कमरा बहुत छोटा था। एक चारपाई, एक टेबल, एक कुर्सी, दीवारों पर केमिस्ट्री के पोस्टर।
एक कोने में एक पुराना माइक्रोस्कोप। उसने हमें बैठने का इशारा किया, पर वो खुद बिस्तर पर जा बैठा। विक्रम ने सीधा पूछा, आपको प्रशांत दीक्षित याद है? अरुण के चेहरे पर एक झटका सा आया। हाँ, उसने मुझे नौकरी से निकाला था, झूठा केस किया था मुझ पर। मैंने कुछ नहीं चुराया था, वो खुद केमिकल बेचता था और उसका ठिकरा मुझ पर लगा दिया। तो आप उसे नफरत करते हैं? अरुण चुप हो गया, फिर बोला, नफरत? मैंने उसे मारने के बारे में सोचा था, पर मैंने कुछ नहीं किया। विक्रम ने उसके हाथ देखे, उन पर कोई फिनॉल का दाग नहीं था, नहीं कोई और निशान, पर उसके नाखून बहुत छोटे कटे हुए थे, जैसे उसने हाल ही में किसी तेज चीज से काटे हों। विक्रम ने पूछा, पिछले 3 महीने में आप कहाँ रहे? हम आपके एलिबी की पुष्टि करना चाहेंगे। अरुण ने बताया वो एक प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाता है, केमिस्ट्री। उसके पास 10 से 15 छात्र हैं। हर दिन शाम 5 से 8 बजे तक वो उन्हें पढ़ाता है। हत्या के दिन पहली हत्या 15 सितंबर रात 9 बजे के करीब हुई थी। उस रात अरुण अपने छात्रों को पढ़ा रहा था। इसने सबूत के तौर पर एक छात्र का नंबर भी दे दिया। विक्रम ने उस छात्र से बात करवाई। सब ठीक था। अरुण उस रात क्लास में था। वो नीतू को नहीं मार सकता था, पर हमें चौथी और 5वीं हत्या के बारे में पूछना था। वो रातें अलग थीं। विक्रम ने पूछा, 20 अक्टूबर की रात को आप कहाँ थे? ये वो रात थी जब चौथी हत्या रिया भट्टाचार्य की हुई थी। अरुण ने कहा, वो रात मैं अपनी बीमार मां को अस्पताल ले गया था। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। मैं पूरी रात अस्पताल में था। हमने अस्पताल से रिकॉर्ड मांगा। सच में वहां उसकी मां का एडमिट कार्ड था और अरुण के हस्ताक्षर भी थे। वो झूठ नहीं बोल रहा था। हम निराश होकर बाहर आए। विक्रम ने कहा, वो निर्दोष है, कम से कम इन 2 हत्याओं में तो नहीं, पर हो सकता है वो बाकी हत्याओं में शामिल हो। नहीं, पैटर्न देखो, हर हत्या में एक ही हाथ है, कोई साथी नहीं। अगर अरुण एक हत्या में नहीं है तो वो किसी में भी नहीं। मैंने कहा, तो हम फिर से शून्य पर हैं? विक्रम ने सिर हिलाया। लगता तो ऐसा ही है, पर एक चीज मुझे परेशान कर रही है, वो छोटे कटे हुए नाखून। क्यों कोई अपने नाखून इतने छोटे काटता है? शायद इसलिए कि उनके नीचे कुछ छुपा हो, जैसे रसायन या खून। उसने उन्हें काट दिया। अब हमारे पास कोई सबूत नहीं। हम ऑफिस लौटे। रात हो चुकी थी। विक्रम बोर्ड के सामने खड़ा था और मैंने उसे कभी इतना सोचते नहीं देखा था। अचानक उसने कहा, आर्यन, हम एक गलती कर रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि हत्यारा एक पुरुष है, पर क्या होगा अगर हत्यारा एक महिला है? उंगलियों के निशान छोटे थे, हाथ पतले थे। ये सब एक महिला पर भी फिट बैठता है, और डेटिंग ऐप पर रोहन नाम से कोई भी महिला फर्जी प्रोफाइल बना सकती है। मैं चौंका। आप कह रहे हैं कि हत्यारा एक महिला है? हो सकता है, और अगर ऐसा है तो हमारे सारे संदिग्ध पुरुष बेकार हैं। हमें नए सिरे से शुरू करना होगा। उसने व्हाइट बोर्ड पर एक नया कॉलम बनाया, महिला संदिग्ध, और फिर उसने 5 पीड़िताओं के जीवन में उन सभी महिलाओं के नाम लिखने शुरू किए जो उनसे ईर्ष्या करती हों, नफरत करती हों या किसी रिश्ते में प्रतिद्वंदी रही हों। ये लिस्ट बहुत लंबी थी, पर एक नाम बार बार आ रहा था, मीरा श्रीवास्तव। मीरा श्रीवास्तव एक मनोवैज्ञानिक थी जो रिया भट्टाचार्य की चौथी पीड़िता की पड़ोसन थी। उसने पुलिस को बताया था कि रिया अक्सर देर रात तक पार्टी करती थी और उसके शोर से उसे परेशानी होती थी, पर यह कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर भी विक्रम ने उसके बारे में और जानकारी जुटानी शुरू कर दी। मीरा श्रीवास्तव, उम्र 39 साल, पेशे से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। वो कोरल गांव के एक लग्जरी अपार्टमेंट में अकेली रहती थी। वो प्रशांत दीक्षित की फैक्ट्री से कैसे जुड़ी थी? हमें पता चला कि उसने पिछले साल एक केमिकल फैक्ट्री में मानसिक स्वास्थ्य पर एक रिसर्च की थी, और वो फैक्ट्री थी तुंगा केमिकल्स। यानी वो वहां आसानी से जा सकती थी, बैक्टीरिया उठा सकती थी और प्रशांत के ऊपर झूठा इल्जाम लगा सकती थी। लेकिन उसके पास मकसद क्या था? विक्रम ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाला। उसके पोस्ट बहुत अजीब थे। वो लगातार अविवाहित महिलाओं के खिलाफ लिखती थी, उन्हें समाज की समस्या बताती थी। एक पोस्ट में उसने लिखा था, ये औरतें जो बिना शादी के पुरुषों के साथ घूमती हैं, ये सबसे बड़ी बीमारी है। इनका कोई इलाज नहीं, सिर्फ एक ही समाधान है, इन्हें खत्म करना। ये सीरियल किलर की मानसिकता थी। विक्रम ने मुझसे कहा, ये हो सकती है, पर हमें सबूत चाहिए। हम उसके घर की तलाशी नहीं ले सकते बिना वारंट के। हमें कोई ना कोई चाल चलनी होगी। मैंने सुझाव दिया, क्या हम उसे किसी बहाने से बुला सकते हैं, जैसे किसी नए केस में उसकी राय लेनी है? विक्रम ने सिर हिलाया। अच्छा विचार, चलो
कल सुबह उसके ऑफिस चलते हैं। अगले दिन हम मीरा श्रीवास्तव के ऑफिस पहुंचे। वो एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर था, माइंडवेल साइकोलॉजी सेंटर के नाम से। रिसेप्शनिस्ट ने हमें बैठाया। कुछ मिनट बाद मीरा बाहर आई। वो 5 फुट 6 इंच की पतली सफ़ेद साड़ी में, चश्मा लगाए, एक डायरी हाथ में लिए। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, पर आंखों में बर्फ जैसी ठंडक। विक्रम ने अपना परिचय दिया। हम एक मर्डर केस की जांच कर रहे हैं। हमें एक सीरियल किलर के मानसिक पहलू को समझना है। आप हमारी मदद कर सकती हैं? मीरा ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मैं कोशिश करूंगी, पर मुझे पूरा केस स्टडी चाहिए। विक्रम ने उसे कुछ छोटी जानकारी दी ताकि उसकी प्रतिक्रिया देख सके। जब उसने सुना कि हत्यारा हर बार अलग अलग हत्यारा इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति आ गई, जैसे वो खुद को सुन रही हो। फिर उसने कहा, ये आदमी या औरत दोनों हो सकते हैं, पर मुख्य मकसद है नियंत्रण। वो अपने पीड़ितों के जीवन पर नियंत्रण चाहता है। उनकी मौत उसके लिए एक कला है। विक्रम ने पूछा, अगर हत्यारा एक महिला है तो वो दूसरी महिलाओं को ही क्यों मार रही है? मीरा ने एक पल सोचा, फिर कहा, ईर्ष्या या फिर बदला। हो सकता है उसने खुद किसी पुरुष के हाथों दर्द सहा हो और अब वो हर उस महिला को सज़ा देना चाहती है जो आज़ादी से जीती है। ये लगभग उसके सोशल मीडिया पोस्ट जैसी ही बात थी। विक्रम ने मुझसे आंख मिलाई। हमें यकीन हो गया था कि वो हत्यारा हो सकती है, पर अभी तक कोई सबूत नहीं था। बाहर आकर विक्रम ने कहा, हमें उसके घर में घुसना होगा, कोई तरीका सोचो। मैंने कहा, हो सकता है हम उसके कूड़ेदान से कुछ उठा सकते हैं, अगर उसने कहीं दस्ताने या चाकू फेंके हों तो। बहुत अच्छा, आज रात हम उसके अपार्टमेंट के बाहर निगरानी करेंगे। रात के 10 बजे थे। हम मीरा श्रीवास्तव के अपार्टमेंट के सामने एक कार में बैठे थे। बिल्डिंग के नीचे कूड़ादान था। हम उम्मीद कर रहे थे कि वो रात में कूड़ा फेंकने आएगी, पर पहले 2 घंटे कुछ नहीं हुआ। मैं ऊब गया था। विक्रम बिल्कुल शांत थे। उनकी आंखें बंद थीं, मानो ध्यान लगा रहे हों। रात के ठीक 12:15 बजे बिल्डिंग का दरवाजा खुला। मीरा एक काला कूड़ा बैग लिए बाहर आई। उसने चारों तरफ देखा। हमारी कार अंधेरे में छिपी हुई थी। फिर बैग को कूड़ेदान में फेंका और वापस अंदर चली गई। विक्रम ने तुरंत दस्ताने पहने। हम दोनों कूड़ेदान के पास गए। बदबू से मेरा दम घुटने लगा, पर विक्रम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बैग निकाला, खोला। अंदर था एक प्लास्टिक का बोतल, कुछ रुई के टुकड़े, एक टूटा हुआ थर्मामीटर और एक चाकू। चाकू छोटा था, रसोई का नहीं, बल्कि एक स्टेशनरी चाकू, जैसे पेंसिल काटने वाला, पर उस पर खून के धब्बे थे। ताज़ा नहीं, पर धब्बे थे। विक्रम ने चाकू को सील कर दिया। हम ऑफिस लौटे। उसने तुरंत चाकू से खून के सैंपल लिए और माइक्रोस्कोप के नीचे रखे। फिर उसने पीड़िताओं के ब्लड सैंपल से मिलान किया। 3 घंटे बाद परिणाम आया। चाकू पर जो खून था वो रिया भट्टाचार्य का था। विक्रम के हाथ कांप रहे थे, पर खुशी से नहीं, गुस्से से। उन्होंने कहा, यह औरत प्रशांत को फंसाने के लिए सबूत लगा रही थी और खुद ही हत्या कर रही थी। हमें अब तुरंत उसे गिरफ्तार करना होगा। उसने मीरा सर को फोन किया। सुबह के 4 बज रहे थे। मीरा सर ने कहा, वारंट लेने में समय लगेगा, पर अगर हमें चाकू उसके कूड़ेदान से मिला है तो हम उसे पूछताछ के लिए हिरासत में ले सकते हैं। चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम तीनों, विक्रम, मैं और मीरा सर, उसके अपार्टमेंट पहुंचे। सुबह के 5 बजे थे। अंधेरा था। हमने दरवाजा खटखटाया। काफी देर बाद मीरा ने दरवाजा खोला। नींद से आंखें लाल, बाल बिखरे। उसने हमें देखा और उसकी नींद उड़ गई। क्या हुआ? विक्रम ने चाकू दिखाया। अब वो एविडेंस बैग में सील था। ये चाकू आपके कूड़ेदान से मिला है। इस पर खून है, रिया भट्टाचार्य का। आपको हिरासत में लेना पड़ेगा। मीरा के चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो बस थोड़ी देर चुप रही, फिर हंसी। ये हंसी बहुत भयानक थी, जैसे कोई पागलखाने से भागा हुआ आदमी हंसता है। तुम लोग बहुत चालाक हो डॉक्टर राठौड़, पर तुम्हें क्या लगता है मैंने ये चाकू फेंक दिया? मैं तो चाहती थी कि तुम इसे ढूंढो। तुमने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा मैं चाहती थी। विक्रम ने कहा, तो आप मान रही हैं कि आपने रिया को मारा? मैंने सबको मारा, 5 को। और तुम पूछना चाहोगे क्यों? पर वो कहानी लंबी है। चलो, पहले मुझे थाने ले चलो, वहां बताऊंगी। हम उसे ले गए। थाने में बैठकर उसने एक एक करके सब कुछ बताया। उसने अपनी डायरी निकाली, जिसमें उसने हर हत्या से पहले और बाद के विचार लिखे थे। उसने लिखा था
कि वो समाज से बेकार औरतों को साफ कर रही है। वो खुद को एक सफाई कर्मी बुलाती थी। विक्रम ने पूछा, प्रशांत को फंसाने का आइडिया कहाँ से आया? वो तो आसान था। मैंने उसकी फैक्ट्री में रिसर्च की थी। वहाँ से बैक्टीरिया लेना, फिनॉल लगाना, सब प्लान था। तुम लोग प्रशांत को पकड़ोगे, फिर रिहा करोगे और तब तक मैं अपनी 5वीं हत्या कर चुकी होंगी। फिर तुम लोग फिर से भटकोगे, पर तुमने मुझे जल्दी पकड़ लिया। विक्रम ने कहा, तुमने रात में चाकू क्यों फेंका? क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम जानो कि तुम सही रास्ते पर हो। मैं तुमसे खेल रही थी, तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा ले रही थी और तुम पास हो गए। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। ये औरत 5 मासूम महिलाओं की हत्या करके हमसे खेल रही थी। विक्रम का चेहरा भी गंभीर था। मीरा सर ने उसे जेल भेज दिया। हम बाहर आए। सुबह हो चुकी थी। विक्रम ने कहा, केस बंद हो गया आर्यन, पर मुझे आज भी हैरानी है कि एक मनोवैज्ञानिक जो दूसरों का इलाज करती है, वो खुद इतनी बीमार कैसे हो सकती है। मैं चुप था। मेरे मन में सिर्फ एक ही बात थी, हमने सच ढूंढ लिया, पर उस सच की कीमत 5 जानें थीं। अगले कुछ दिनों में मीरा श्रीवास्तव से और पूछताछ हुई। उसने बताया कि उसने डेटिंग ऐप पर रोहन के नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाई थी। वो पीड़िताओं से बात करती, उनका भरोसा जीतती, फिर मिलने का वादा करती। पर मिलने के लिए वो कभी सार्वजनिक जगह नहीं चुनती थी, हमेशा वही लॉज या उनके घर। वो पुरुष के कपड़े पहनती थी, टोपी, बैगी जीन्स, चश्मा, ताकि कोई पहचान न सके। उसके हर हत्या के पीछे एक खास रसायन था जिसे वो खुद तैयार करती थी। क्लोरोफॉर्म, बोरिक एसिड, फिनॉल, सब उसकी लैब में था। उसने बताया कि उसने प्रशांत की फैक्ट्री से ये चीज़ें नहीं चुराई थी, बल्कि उसने उसी फैक्ट्री में काम करने वाले एक कर्मचारी से खरीदी थी। उस कर्मचारी का नाम उसने बता दिया। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। अब हमारे पास हर सवाल का जवाब था, सिवाय एक के। विक्रम ने उससे पूछा था, तुमने ये सब क्यों किया? उसका जवाब था, क्योंकि मैं खुद कभी उनमें से एक थी। एक बार मैंने एक पुरुष से प्यार किया था। उसने मुझे धोखा दिया, छोड़ दिया और मुझे अकेला छोड़ दिया। तब से मैंने तय कर लिया कि जो भी महिला पुरुषों के साथ बिना शादी के रिश्ता बनाती है, वो मेरी दुश्मन है। मैं उन्हें सजा दूंगी। विक्रम ने कहा, पर तुमने उन पुरुषों को क्यों नहीं मारा जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया? मीरा हंसी, क्योंकि पुरुष तो ऐसे ही होते हैं, उन्हें मारने से कुछ नहीं होगा। असली समस्या वे औरतें हैं जो उनके जाल में फंसती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वे खुद को बर्बाद कर रही हैं। मैं उनकी मदद कर रही थी। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये औरत अपने को रक्षक समझ रही थी, जबकि वो एक निर्दयी हत्यारा थी। केस बंद हो गया, प्रशांत रिहा हो गया। मीरा श्रीवास्तव को उम्र कैद की सजा हुई। एक शाम विक्रम और मैं ऑफिस में बैठे थे। उन्होंने व्हाइट बोर्ड पर लिखे 5 नामों को मिटा दिया। फिर बोले, आर्यन, इस केस ने मुझे एक बात सिखाई, सबूत से ज्यादा जरूरी है मकसद। जब तक तुम ये नहीं जानते कि कोई क्यों मार रहा है, तब तक वो हाथ नहीं आएगा। मैंने कहा, तो क्या हम अब अगले केस की तैयारी करें? विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, पर पहले एक कप चाय पी लेते हैं और सोचते हैं कि इस कहानी का क्या नाम रखा जाए। मैंने कहा, खून का क्रम? नहीं, ये सीरियल किलर था, पर उसने अपने तरीके बदले। मैं इसे नाम दूंगा रंग बदलता खून, क्योंकि हर हत्या का रंग अलग था, पर खून एक ही था।